नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। केदारनाथ विधानसभा चुनाव के उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी लगातार एक्शन मोड में है। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट में प्रत्याशी के लिए कांग्रेस पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का नाम चर्चाओं में तेज है। हालांकि इस बात पर हरक सिंह रावत का कहना है कि वह व्यक्तिगत रूप से वो चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी में हमें चुनाव प्रचार के लिए जो निर्देश दिया जाएगा हम उसके मुताबिक कार्य करेंगे। जहां तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड, देखिए मैं एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए ना 22 में इंटरेस्टेड था। जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो मैंने स्वयं का मैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 12 में भी कहा था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा। लोग कहते साहब आपने तो कसम खाई थी, फिर क्यों ले लिया। कई बार व्यक्ति अपने जो समर्थक होते हैं, क्षेत्र की जनता होती है, उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। उस समय मैं रुद्रप्रयाग से विधायक था, सब लोगों ने, मैंने मंत्री पद नहीं लिया, 3 महीने बाद लिया। सब लोगों ने मुझ पर दबाव डाला कि भाई आप क्षेत्र का विकास करना है। मेरे समर्थकों ने दबाव डाला कि आप हमारे लिए मंत्री पद ले लो। तो मुझे अपनी जो एक तरह मैंने संकल्प लिया था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा, मुझे लेना पड़ा। मैं धामी और तीरथ रावत के साथ भी मंत्री पद नहीं ले रहा था। तो उसमें अभी अमित शाह जी ने बहुत मेरे पर दबाव डाला कि आप मंत्री पद ले लो। तो मैं कई बार क्या होता है कि कई बार आदमी को अपने उसके लिए पीछे हटना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी एमएलए चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। जुड़ चुके हैं अब है हरक सिंह रावत, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर दबाव बनाया जाएगा, पार्टी का दबाव होगा, तो वो मैदानी जंग में यानी कि चुनाव के मैदान में उतरेंगे। जी बिल्कुल, इसे इस रूप पर समझ सकते हैं कि इस समय हरक सिंह रावत को लेकर जो कांग्रेस की सियासत है वो काफी दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो कहीं पर भी हरक सिंह रावत को चुनाव लड़ाने के मूड में नजर नहीं आ रहे। लेकिन पार्टी के जो दूसरे कार्यकर्ता, ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड लाइन की जो लीडरशिप है वो केदारनाथ चुनाव के लिए हरक सिंह रावत को उपयुक्त दावेदार यहाँ पर मान रही है। उनकी तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी ये कह सकते हैं कि हरक सिंह रावत रुद्रप्रयाग के विधायक रह चुके हैं, यानी उसी के जो पड़ोस की विधानसभा यह है, उसी जनपद के 2 विधानसभाओं में से एक विधानसभा। ऐसे में इस समय उपचुनाव के लिए सबसे उपयुक्त दावेदार कांग्रेस की तरफ से हरक सिंह रावत हो सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटा कि जब भी हरक सिंह रावत की तरफ से चुनाव लड़ने की बात या कही जाती रही है या उनकी तरफ से कोई चुनाव लड़ने की ऐसी प्रतिक्रिया सामने आती रही है, तो उसी समय उनके ऊपर ईडी या फिर सीबीआई जैसे जांच एजेंसियों की कार्रवाई होती नजर आती है। पहले लोकसभा चुनाव में चीजें देखने को मिली थी, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही केदारनाथ उपचुनाव की बारी आई या उससे पहले हरद्वार को लेकर बातचीत हुई थी, तो वो फिर ईडी की कार्रवाई उनको पर देखने को मिली थी। और यही जांच एजेंसियों की वजह से हरक सिंह पांव खींचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस समय जिस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव उनके ऊपर है, तो ऐसे में उन सब चीजों से बचने के लिए कि ज्यादा चीजें राजनीतिकरण उस पर ना हो, तो फिर उनकी जो छवि है वो छवि और ना बिगड़ पाए या फिर जांच एजेंसियों का दबाव उन पर और ज्यादा ना पड़े, इसलिए उनकी तरफ से अब चुनाव न लड़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन साथ में उनकी तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है, क्योंकि एक राजनेता है और राजनीति छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से इस बात को इशारा किया जा रहा है कि अगर पार्टी चाहे और पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाए तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो ये नहीं कह सकते कि अगर पार्टी के स्तर पर उनका निर्णय छोड़ा गया, पार्टी अगर अपने तरफ से उनको निर्णय करे तो वो चुनाव लड़ने के तैयार, लेकिन स्वयं की तरफ से वो अपनी दावेदारी पेश नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरें बढ़ते आगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी दल लगातार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को घेरने का काम कर रहे हैं। बता दें कि विजिलेंस कोर्ट ने धामी कैबिनेट से मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिसमें 8 अक्टूबर तक धामी मंत्रिमंडल को अपना जवाब देना था, लेकिन अभी तक विजिलेंस कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि अकेले सवाल गणेश जोशी का नहीं है,
भाजपा में ऐसे कई धन भक्षक हैं और मुख्यमंत्री धामी जानते हैं कि अगर एक के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो फिर किसको छोड़ेंगे। एक गणेश जोशी जी नहीं, वहां तो कई ऐसे भक्षक हैं, धन भक्षक हैं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके धन का भक्षण कर रहे हैं। तो ये धामी जी जानते हैं यदि एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर किसको छोड़ेंगे। वहीं उच्च शिक्षा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पीसी कर कई सवाल खड़े किए। कहा कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत उच्च शिक्षा को पलीता लगा रहे। पहले के समय में उच्च शिक्षा का पाठन उच्च स्तर का होता था, लेकिन आज वह कहीं दिखाई नहीं देता। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े डीएवी, पीजी कॉलेज सहित तमाम कॉलेजों की हालत खस्ता हो गई है। आज शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाई गई है। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड के सबसे बड़े पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों में कई पद रिक्त पड़े हैं। कहां इसके पीछे का तर्क ये है कि सरकार धीरे धीरे इन कॉलेजों को खत्म करना चाहती है। राज्य के एडेड कॉलेजेस हैं, उत्तराखंड के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, डीएवी कॉलेज, डीवीएस कॉलेज, एमकेपी कॉलेज, एसजीआरआर कॉलेज, एमपीजी कॉलेज, मसूरी समेत पूरे राज्य के वो एडेड कॉलेजेस जिनमें शिक्षा बहुत सस्ती मिलती है। उच्च शिक्षा आपको लॉ करना हो डीएवी कॉलेज से तो आप 11,500 रुपये में लॉ कर लेंगे 3 साल का, लेकिन आप वही लॉ करने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 4.5-5 लाख रुपया आपका लगेगा। सरकार की साजिश है कि इन एडेड कॉलेजेस को खत्म करो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा दो। 26 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पाइपलाइन में हैं जिनको सरकार आने वाले समय में विधानसभा में एक्ट ला करके बनाने जा रही है। ये क्या साजिश है? आप इन तमाम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को, नित्यानंद स्वामी राज्य के पहले मुख्यमंत्री यहाँ के काम चलाऊ सरकार के, वो डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष रहे। यहाँ के तमाम बड़े बड़े लोग डीएवी कॉलेज से, डीबीएस कॉलेज से, एमकेपी कॉलेज से, एसजीआरआर कॉलेज से, इन कॉलेजेस से पढ़े हैं। उन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को आप समाप्त करने की जो साजिश कर रहे हो उसके खिलाफ हम महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी का एक हायर पावर डेलीगेशन बहुत जल्दी महामहिम राज्यपाल से मिलेगा, क्योंकि वो चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के और जो 15 सूत्रीय मैंने आपको बातें बताई, चाहे नियुक्तियों का मामला हो, टीचिंग नॉन टीचिंग में, चाहे एड का मामला हो, एड समय पर नहीं मिलने के कारण 4-4 महीने तनख्वाह टीचर्स को नहीं मिल पाती, वो हमारा राज्य विषय है। वहीं बीते दिनों एक पारिवारिक वाद के चलते भाजपा नेता खालिद मंसूरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने भाजपा और वक्फ बोर्ड को कटघरे में खड़ा कर दिया था, जिसके चलते प्रदेश में चर्चा का विषय काफी सुर्खियों में रहा। वहीं खालिद मंसूरी को परिवारवाद में कोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद विकासनगर में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मुलाकात कर चर्चा की है, जहां उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट की संवैधानिक प्रक्रिया बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर उनके पारिवारिक मामले को तूल देकर भाजपा और वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की साजिश भी बताई है। मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो बहुत बड़ा आरोप है, वो छोटा मोटा आरोप नहीं है। ये एक छुटभइये लोग हैं, 2-3 लोग जो कि नंबर 2 के कारोबार में संलिप्त हैं, और हमने हमेशा कि विकासनगर एक गुलदस्ता है और हमने इस गुलदस्ते को हमेशा सजोने का प्रयास किया है, उसे एक खूबसूरत बनाने का प्रयास किया है। हमने हमेशा इनका विरोध किया है, बस इनको ये चीजें जो है वो मतलब चुभी और इन्होंने हमारा विरोध शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला प्रकरण इतना बड़ा क्यों हुआ। अब मेरा एक अपना पर्सनल फैमिली मैटर था जो कि 2011 से माननीय न्यायालय में चल रहा था। मेरी पत्नी है रहमानी, और हमने दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट मैरिज किया था। लव अफेयर के चलते हमने शादी की। अब उसके बाद में सब चीजें नॉर्मल हुई, हमारा ससुराल पक्ष में आना जाना हुआ, सब चीजें नॉर्मल हुई। तो उसमें न वो तारीख पे जा पाए ना हम लोग जा पाए 2017 में। तो उसमें हमारे वारंट हुए, जो कि न्यायालय की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी अगर कोई नेता ये समझ रहा होगा ना खालिद को जेल भेज दिया, तो वो गलतफहमी है। न्यायालय की प्रक्रिया है। मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। इसमें कोई कार्यकर्ता हो, विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, न्यायालय के समक्ष पेश होना ही पड़ता है। न्यायालय की प्रक्रिया है, जो कि मुझे अरेस्ट किया गया और मुझे जो है न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, वहां से मुझे जेल भेज दिया गया। लेकिन अब इस मामले को जब छुटभइये लोगों ने इस मामले को उठाया, जो कि सब नंबर 2 कारोबारी है, उसके बाद में इसमें विपक्ष की सभी पार्टियों ने अपनी अपनी नेतागिरी
चमकाने की कोशिश की, रातों रात सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की। और उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने मसूरी के उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पिछली बैठक में गैर हाजिर रहे कुछ स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने हिस्सा लिया। इस बात पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि जिस स्कूल या संस्थान के आयोग द्वारा सुनवाई होती है उसमें स्कूल के प्रधानाचार्य मौजूद नहीं रहते, जिसे देखते हुए ऐसे 6 स्कूलों के प्रधानाचार्य को आयोग बुलाकर बैठक ली गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल के प्रधानाचार्य का उपस्थित न होने के सिलसिले को खत्म करने के लिए आयोग सख्त कदम उठा रहा है। आपको सिर्फ उसमें छूट है, तो उसी श्रृंखला में हमने मसूरी में भी ये बैठक करी थी कि आरटीए है, आप 10-9-8 का पोस्टर लगाइए, आप पीटीए का बाहर बैनर लगा के रखिए ताकि शिकायतों का निस्तारण आपके स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आसानी से हो। और उसमें सबने प्रतिभाग करा, लेकिन 6 विद्यालयों ने ऐसा समझा कि उन्हें शायद आने की जरूरत नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है, हम बार बार देख रहे हैं कि आयोग में जब सुनवाई होती है तब भी प्रधानाचार्य उस दिन बहुत बिजी हो जाते हैं, कोई ना कोई कारण से, बहाने से वो लोग आयोग की अवमानना कर रहे हैं। तो फिर इस बार से हमने ये शुरू करा कि जो भी एब्सेंट हुआ है वो फिर चल के आएगा अब हमारे पास। अभी पहले तो हम चल के जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इतने सारे विद्यालयों का और इतना सारे अधिकारियों का समय खराब हो। उत्तराखंड परिवहन निगम की 3 रजिस्टर यूनियन के द्वारा आगामी 22 अक्टूबर की रात से 48 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक अशोक चौधरी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा परिवहन निगम के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ 3 मांगों को लेकर सांकेतिक कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। हल्द्वानी नैनीताल रूट है, हल्द्वानी से रामनगर वो रानीखेत रूट है, हल्द्वानी से अल्मोड़ा रूट है, हल्द्वानी से मुरादाबाद रूट है। जितने रोडवेज के पास सबसे प्राइम रूट हैं उत्तराखंड रोडवेज के पास, उसमें यूपी का भी कुछ हिस्सा है, बरेली, उन सबको अधिसूचित मार्ग थे, इन्हें सबको निजी क्षेत्र में खोलने की अधिसूचना है। देखिए, एक तो मेरा बार बार यही कहना है कि रेगुलेशन जो है परिवहन विभाग का खत्म हो जाएगा अगर केवल प्राइवेट प्लेयर रहेंगे। तो जो परिवहन निगम के जो सेवाएं हैं, जो ऐसे रूट पे हैं जहां निजी क्षेत्र बस नहीं चलाता है, या ऐसी सर्विस हैं जो देर रात चलती हैं या अर्ली मॉर्निंग चलती हैं, और ये एक सबसे बड़ा इशू है किराया नियंत्रण का। सरकार के हाथ से किराए का नियंत्रण निकल जाएगा और उसे पब्लिक भुगतेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कल हुआ, जब दिल्ली का किराया 3,000 साढ़े 3,000 रुपये लिया गया और कानपुर का किराया 4,500 रुपये लिया गया, लेकिन सरकार को इस बात की कोई परवाह है ना जानकारी है। तो अगर सारा निजी क्षेत्र हो जाएगा तो देहरादून ऋषिकेश रूट पे भी 400 रुपया लिया करेंगे जिस दिन भीड़ होगी। तो ये सब पब्लिक के लिए जो है बहुत ही भविष्य अंधकार में हो जाएगा ट्रांसपोर्ट के मामले में। और हमारा प्रदेश, क्योंकि यहाँ ट्रेन वगैरह की सुविधा नहीं है ज़्यादा और टैक्सी में अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, तो सस्ता सुलभ जो यात्रा करानी है उसमें परिवहन निगम का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। वहीं सितारगंज में प्रस्तावित पुलिस आवास के लिए कवायद शुरू हो गई है। पुरानी तहसील बिल्डिंग के बराबर में नई तहसील भवन का निर्माण होना है और तहसील भवन के ठीक सामने खाली पड़ी भूमि पर पुलिस आवास बनने जा रहे थे, लेकिन कुछ आपत्तियों के बाद वहां पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है। उधम सिंह नगर जनपद के डीएम उदयराज सिंह और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने खुद निरीक्षण किया। उसके बाद कोतवाली से 100 मीटर दूरी पर ब्रिटिश कॉलोनी खंडर पड़ी बिल्डिंगों का निरीक्षण भी किया गया। साथ में एडीएम साहब और एसपी सिटी साहब सब साथ में हैं और हम लोगों ने ये आज प्लान किया कि जो अगला फ्यूचर डेवलपमेंट है ऑफिसेज का, रेजिडेंस का, तहसील का या पुलिस का, उसके लिए जो लैंड दी जाए वो सुटेबल लैंड दी जाए। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि तहसील एक बड़ा ही कह लीजिए कि ऐसा कैंपस होता है, ऑफिस होता है जहां हर आदमी आता है, गरीब से गरीब आता है और बड़ा से बड़ा आदमी भी आता है।
भीड़ लगती है, वहाँ अधिवक्ता भी बैठते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। तो जमीन बिल्डिंग बन गई लेकिन उसके सामने जमीन नहीं है, वो भी इस तहसील के लिए ठीक न लगता। ये सारे बिंदुओं को देखने के बाद हम लोगों ने तय किया खुद निरीक्षण कर लें कि आने वाली जनता, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ट्रेजरी, कैसे हम सबको व्यवस्थित कर पाएंगे, अधिवक्ताओं को भी कैसे सुविधा दे पाएंगे। इन सारे बिंदुओं को हम लोगों ने अभी वहाँ भी स्थल का निरीक्षण किया। अभी जो जमीनें हमारे खाड़ा के रूप में पड़े हुए हैं उनको भी देखा। वहीं रुड़की के लडोरा क्षेत्र में नियम और कानून को ताक पर रखकर गुन्ना कोल्हू स्वामी गुड़ पकाने के लिए भट्टी में कूड़ा और खराब कपड़ा जलाकर पर्यावरण को दूषित करने में लगे हैं। काले धुएं के गुब्बार से लोगों का जीना दुश्वार हुआ है, तो वहीं हरे पेड़ पौधे को भी भारी नुकसान का खतरा मंडराने लगा है, जिनमें प्रदूषण विभाग और तहसील प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। मामला ये है, यहाँ बराबर में मकान है, मेरे दोस्त का छोटा भाई है, मेरे पड़ोस से आया उधर से महल्ले से, इसने मुझे शिकायत दी थी ये कचरा पड़ा यहाँ। हमने प्लॉट मालिक को बुलाया, बोला मुझे नहीं जानकारी, यहाँ सबसे मालूम बोला कोई बताने को तैयार नहीं है। अब यहाँ है तो बैठा नहीं जा रहा, फिर शमशाद भाई से मिले, इसकी शिकायत भी करी और ये उधर पड़ा पल्ली साइड में। किस चीज के लिए रखा गया? ये चरखी में जा रहा है, यहाँ से चल रहा और सब जितनी चरखियाँ सभी चरखियों में चल रहा है, टोटल चरखी में। अभी पीछे 2-3 दिन पहले एक चरखी पे छापा पड़ा, तो अब रात में फूंक रहे, दिन में फूंकना बंद कर दिया, रात में उठा के फूंक रहे, टोटल चरखियों में फूंक रहे। और जिससे भी शिकायत करे कोई सुनवाई नहीं होती इसकी। एक तो लोगों को यहाँ खांसी से दमा बन रहा है इस पे, और बीमारी हो रही बहुत ज्यादा, सांस में तकलीफ हो रही लोगों के, और गंद इतनी इसके अंदर कि मेहमान अगर आ जाए तो यहाँ चाय पीनी पसंद नहीं करते, और मेहमान एकदम उठ के चलते। मेरा यहाँ मकान बना हुआ है कॉलोनी में ईदगाह के पास। यहाँ पे जो इन्होंने कचरा डाल रखा है, ये पता नहीं किसने, कि हमने पता भी करा महल्ले में, कहने भाई किसने कचरा डाल रहा था, ये किसने हमें बताया नहीं, कहने भाई किसने डाल रखा है। यहाँ रात को आते हैं, डाल के चले जाते हैं, फिर यहाँ से जो है कभी ले जाते हैं, रात को लेके जाते हैं, चरखी वरखी में जो है जलते हैं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं सर, इस पर कोई कानून जो है कार्रवाई जो है होनी चाहिए। जो है हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, हमें रात को नींद में नहीं आती है, यहाँ बहुत परेशान। ये बीमारी हो रही है जी, सांस का मर्ज हो रहा है, जो है बुखार जो है बीमारी चल रही है बहुत ज्यादा, और बदबू इतनी है बहुत ज्यादा है, जो है घर में बैठ नहीं पा रहे सर। वहीं मसूरी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उत्तराखंड में लागू करने की मांग की है। मांग को लेकर राष्ट्रपति को एसडीएम मसूरी के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया है। कहां से ले आए ना उठाकर? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के बैनर तले समाज को एकजुट करने के लिए और समाज को एक तरह से जानकारी और अच्छे से मुहैया कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसके अंदर क्रीमी लेयर्स को हटा करके और जो वंचित से भी वंचित समाज है दलितों में, उनको थोड़ा सपोर्ट और उनको एक तरह से आरक्षण का सीधा लाभ पहुंचाने का जो निर्णय है वो काबिले तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का युवजन समाज की ओर से, सभी साथियों की ओर से हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। न्यायालय का जो है धन्यवाद करना चाह रहे हैं, जिन्होंने एक कानून बनाया है जो एक विशेष जाति को ही आरक्षण में जो है लाभ दिया जाए, तो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो। लेकिन अब जो निर्णय आया है हम उसका स्वागत करते हैं और इसी लिए हम धन्यवाद करते हैं, और इस कानून को जल्दी से जल्दी जो है लागू किया जाए, ये मांग भी हम राष्ट्रपति जी से करते हैं कि ये कानून जो है जल्दी से जल्दी लागू हो, जिसमें सब जातियों को फायदा हो। क्योंकि अब तक जो फायदा हो रहा था वो एक जाति विशेष को हो रहा था, चाहे ओबीसी हो एसटी हो कोई भी। तो इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इसको जो है लागू किया जाए। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के बैनर तले युवजन समाज के कार्यकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति के हितों में जो निर्णय दिया गया है, जो निर्णय लिया गया है, उसका आभार व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने पद यात्रा यहाँ मसूरी में गांधी चौक से अंबेडकर मूर्ति तक रखी है। अंबेडकर जी को हम नमन करके, माल्यार्पण करके और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम यहाँ एसडीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं युवजन समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि स्टेट में उसको लागू किया जाए, सभी स्टेट में उसको लागू किया जाए। संविधान से छेड़छाड़ की बात आती है, उसी को देखते हुए 7 जजों की संविधान पीठ ने ये निर्णय लिया है कि 66 जातियां जो SC ST में 66 जातियां हैं
उसमें मात्र अभी तक कोई एक जाति विशेष उसका लाभ ले रही थी। वहीं मंगलौर स्थित छेड़ा कंपनी के बाहर सैकड़ों महिला वर्कर धरने पर बैठ गए। महिलाओं का कहना था कि 11 महीने तक लगातार नौकरी करने के बाद भी सभी कर्मचारियों को 1 महीने का ब्रेक दिया जाता था, पर इस बार पूरे महीने का ब्रेक दिए जाने के बाद उन्हें कंपनी में वापस नहीं लिया गया, जिसके बाद इन्हें पता चल गया है कि इन वर्करों के बाद कंपनी ने नए स्टाफ को रख लिया है, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में ये महिला कर्मी कंपनी के बाहर धरने पर बैठ गई, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पुलिस भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद महिला कर्मियों को नौकरी पर रखने का आश्वासन भी दिया गया। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।